खबर इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। आज हम हैं प्रयागराज के बघाड़ा में, जहां पे हमारे एसटीएफ यानी कि सेफर टाइगर्स फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो युवाओं के प्रणेता हैं और दूसरी बात एक बहुत ही क्रांतिकारी साथी हैं, जिन्होंने अपने कम उम्र में महज 30 साल की उम्र में एक नया परचम लहराया है। यहाँ पूरे उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक में इनका जो सेफर टाइगर्स फोर्स का संगठन काम कर रहा है बहुत ही सक्रिय है। हर जुल्म जोर और अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले सेफर फाइट टाइगर फोर्स और उनकी टीम का हम अपने खबर लाइव इंडिया में स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हैं। आइए हम आज उनसे मुखातिब करते हैं होते हैं कि आज जो समाज में तमाम तरह के अत्याचार और व्यभिचार फैले हुए हैं, उनको लेकर के उनकी क्या रणनीतियां हैं, अपने युवाओं से क्या ये पहल करेंगे, क्या अपील करेंगे और क्या इन्होंने रणनीति बना रखी है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सेफर टाइगर धामपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके इस खबर इंडिया लाइव चैनल और आपको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको ढेर सारे शुभकामनाएं सेफर टाइगर फोर्स इंडिया के माध्यम से देना चाहता हूं कि आपने नया स्टार्टअप अपना एक चैनल तैयार किया हुआ। और सभी से मैं समाज के नौजवान साथियों के साथ साथ सभी से मैं अपील करूँगा, आपका खबर इंडिया लाइव चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपने बताया कि आप लगातार कई वर्षों से संघर्षरत हैं, युवाओं के एक प्रेरणा है। अब या तो हम नहीं कह सकते, या तो आप लोग कह सकते हैं, या समाज बता सकता है, पब्लिक बता सकते हैं हम क्या हैं क्या नहीं है। हम संघर्ष कर रहे हैं जो हमने जीवन में सीखा हुआ है संघर्ष करके, क्योंकि आज हम लगभग 15-16 वर्षों से समाज की लगातार दिन रात एक कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वो किसी से छिपा नहीं है, हर लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं पब्लिक को वही दिखाते हैं, लोगों को वही बताते हैं, वही सारी चीज़ देश दुनिया वो देख रही है। तो लगातार क्योंकि हमने संघर्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि समाज में लगातार घटनाएं घटित हो रही है, लगातार अत्याचार अन्याय किया जा रहा है, समाज के बहन बेटियों के साथ दुराचार किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, कहीं किसी की ज़मीन पर कब्जा किया जाता है, कहीं और किसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। मतलब हर प्रकार से हमारे समाज का लगातार शोषण हो रहा है। लेकिन हमने देखा कि समाज में तमाम सारे नेता हैं, तमाम सारे लोग संगठन भी चला रहे होते हैं, लेकिन कोई जो है अन्य मुद्दों पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन घटनाओं पर कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था। हमने इसी सिलसिले को लेकर के, यही सारी चीज़ों को लेकर के हमने सेफर टाइगर फोर्स इंडिया का गठन किया हुआ। आज लगातार 2018 में सेफर टाइगर फोर्स इंडिया का निर्माण हमने किया, जिसका रजिस्ट्रेशन हमने दिल्ली से कराया, और कराने के बाद लगातार आप लोगों के बीच में, समाज के बीच में जा करके हम संघर्ष अपने संगठन के माध्यम से और अपने पदाधिकारी व टीम के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि मैं पिछले आपको 15 सालों से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, और 15 सालों में ना जाने आपने कितनी संघर्ष की, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। हर जिले, पूरे प्रदेश के ऐसा कोई ज़िला नहीं होगा जहाँ आपकी टीम, आपका संगठन काम ना कर रहा हो। लेकिन आपने बहुत सारी लड़ाई लड़ी। देखिए, एक लड़ाई भी ज्वलंत मुद्दा है हमारे कौशाम्बी जनपद का, लोहंदा कांड है। वहाँ पे एक बेटी के साथ दुराचार हुआ, और दुराचार होने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद तमाम ऐसी व्यवस्थाएं शासन और प्रशासन की तरफ से गई कि आरोपी के 4-5 दिन बाद उसको छोड़ दिया जाता है, और उसके बेटी के पिता, चाचा को जेल भेज दिया जाता है। ये ऐसा घोर अन्याय, ये अंधा कानून प्रदेश में शुरू हो गया है। उसको लेकर के आपने भी मेहनत से बहुत सारी चीज़ें पहल की हैं, बहुत सारी प्रशासनिक गलियारे में जा कर के लोगों से मुलाकात की और न्याय दिलाने का लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अभी हाल में अपने वहाँ को लोहंदा तक गए। क्या क्या स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं लोहंदा कांड को लेकर के, ज़रा सा उसमें थोड़ा सा अपनी बात रखें। जी बिल्कुल, यह सच है कि हमारी आपकी मुलाकात लगभग 10-11 साल हो गए हैं, क्योंकि मैं उस दौरान प्रयागराज में रह करके ट्रांसपोर्ट नगर में, मैं सूबेदारगंज में रेलवे वर्कशॉप था, वहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा था। उस दौरान आपसे हमारी मुलाकातें हुई, यहाँ तक कि आपने जो है अपने ग्राम सभा में एक मीटिंग भी रखी। मीटिंग में हम आए, यहाँ पर तमाम लोगों से मुलाकात हुई। लेकिन आज वही मीटिंग के माध्यम से आज कौशाम्बी में या तमाम सारे लोग एक्टिव रूप से काम करें, यहाँ तक हमारा संगठन आपके कौशाम्बी जनपद में बहुत बेहद तरीके से एक्टिव रूप से काम कर रहा है। और रही बात जो आप लोहदा कांड की जो आप बात कर रहे हैं, लोहदा कांड हमें लगता है किसी भी प्रदेश व देश के किसी भी नेता से, चाहे वो जो भी बड़ा नेता हो जी, किसी से वो छिपा नहीं है, और हर व्यक्ति जान रहा है और देख भी रहा है कि उस घटना में क्या हो रहा है। लेकिन शासन प्रशासन की घोर लापरवाही की वजह से उस बेटी को, उस पीड़ित परिवार को आज भी न्याय व इंसाफ नहीं मिल पा रहा, जो दर दर की ठोकरें खा रहा, दर दर भटक रहा है, न्याय व इंसाफ के लिए लड़ रहा है। उसमें भी हम लोगों ने लग करके लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जब से हम लोग घटना की बारे में जानकारी हुई, लगभग 26 तारीख घटना है, 26 तारीख घटना के बाद हमारे टीम के लोगों ने, वहाँ ग्रामीण के लोगों ने, वहाँ के
वर्तमान प्रधान भूपेंद्र पाल जी या विपिन पाल जी या धर्मेंद्र पाल जी, तमाम ऐसे सारे लोगों ने सहयोग करके जो है उस पीड़ित परिवार को न्याय व इंसाफ दिलाने के लिए थाने में जाते हैं। जाने के बाद जो है जो आरोपी होता है, जिस बेटी के साथ घटना घटित होती है, उनका सहयोग करती है। सहयोग करने के बाद जो एफआईआर दर्ज करवाया जाता है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद तत्काल पुलिस हरकत में आती है। हरकत में आने के बाद उस आरोपी को उठा करके जेल में भेज दिया जाता है। जैसा कि आपने कहा कि वो आरोपी जिसको पास्को एक्ट के तहत 376 में एक नाबालिग बेटे के साथ दुष्कर्म करता है, उसको जेल भी दिया जाता है, उसको इतना जल्दी कैसे बेल मिल जाती है, कैसे उसको छोड़ दिया जाता है? अब यही सोचने का विषय है। अंधा कानून है ये अंधा भी कानून है, अगर इसको भ्रष्ट कानून भी कहा जाए तो उसमें भी कोई अतिशयोक्त नहीं होगा। जैसे एक महीने से लगभग 1 महीना हो रहा। आज है 30 जून। ये घटना 26-27 मई की है। 1 महीने का समय हो गया और आरोपी आज की डेट में जेल में था और 4 तारीख को आरोपी 4 दिन बाद पॉक्सो एक्ट का आरोपी बरी हो जाता है, जबकि उसके 90 दिन की विवेचना होती, 90 दिन के बाद ही कोई कार्रवाई होती, लेकिन 4 दिन के अंदर बरी हो गया। ये सब चीज़ें अंधा कानून तो है ही है फिलहाल। अब आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकरण को लेकर के, क्योंकि ये जो आपका युवा वर्ग है, आपका जो टीम है, आपकी आंख से देख रहा है, आपके एक एक गतिविधियों को देख रहा है कि आप क्या करने वाला। अभी हाल में कल आप आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण जी से आपके नज़दीकी ताल्लुकात हैं, आप कल उनके साथ देखे गए और आप जो यहाँ कौशाम्बी का युवा वर्ग है आपकी नज़रों से उनको देख रहा है, तो क्या रणनीति है बनाए हुए हैं, क्या आगे भविष्य में? मैंने सुना था कि आप एक महापंचायत का भी आपने ऐलान किया था, लेकिन अभी उसको लेकर के अभी इस तरह कोई बात नहीं आई हुई। इसको लेकर मान लिया बेटी को न्याय नहीं मिला, उसके बाद आप क्या रणनीति, क्या समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या अपील करेंगे कि अगर मान लिया न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? देखिए, शासन प्रशासन की घोर लापरवाही है। शुरुआती दौर में यह देखा जाए प्रशासन ने हम लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार किया और यहाँ तक कि व्यवहार के साथ साथ जो है जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी उस हिसाब पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई किया। लेकिन उसके बाद जब आरोपी के पिताजी जब जहर खाते हैं, पॉइजन खाते हैं, खाने के बाद वो आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, उनकी मृत्यु थाने में हो जाती है। थाने में होने के बाद आप यह सोचिए कि जो है उसमें पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से दोषी है। पुलिस प्रशासन इसलिए दोषी है क्योंकि वो थाने में उसकी मृत्यु होती है। अब मृत्यु थाने में होती है, प्रशासन दोषी नहीं होता है, यह बहुत ही सोचनीय विषय के बहुत बड़ी ये जांच का विषय है। आपने देखा भी होगा कि वह जहर खाने के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तब मृत्यु होने के बाद जो है उनके परिवार के लोगों ने जो है डेड बॉडी को लेकर के सड़क पर जाम करते हैं। जाम करने के बाद पुलिस प्रशासन के तमाम समझाने बुझाने के बाद नहीं मानते हैं, यहाँ तक उपद्रव करते हैं। जब उपद्रव करते हैं तो पुलिस गुस्से में आकर लाठीचार्ज करती है। लाठीचार्ज करने के बाद उसमें कई लोगों को चोटें आती है। तब पुलिस ने कई सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर देता है। उसके बाद जैसे ही मामला मीडिया में आता है, तमाम चैनल भी चलते हैं क्योंकि मामला उनका है, तो जाहिर सी बात है मीडिया, तमाम नेशनल मीडिया उनको दिखाने का काम करेगी। लेकिन उसके बाद तत्काल जब ब्रजेश पाठक की इंट्री होती है, वह दोनों पक्षों का न सुनते हुए केवल अपने जात विशेष के लोगों की बातें सुनते हैं और सुनने के बाद तत्काल मुख्य सचिव एक पक्षी कार्रवाई करने का आदेश देते हैं। मुख्य सचिव को ट्यूट करते हैं। ट्यूट करने के बाद उससे व्यक्तिगत भी हो सकता है मुलाकात किए हों जो है, और तुरंत प्रशासन के लोग दबाव में आते हैं। दबाव में आने के बाद जो है मामला पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है और तत्काल जो है जो पीड़िता होती है, पीड़िता के परिवार की यानी कि उसके पिताजी को, उसके चाचा जी को, भूपेंद्र पाल जी को, धर्मेंद्र पाल जी को, लगभग 5 लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा, यहाँ तक कि पहले जो है पुलिस प्रशासन के लोगों ने लापरवाही करते हुए 302 में जो मुकदमा दर्ज किया। आप सोचिए, वो आत्महत्या कर रहा है, पॉइजन कर रहा है, आपके थाने में मर रहा है, दोषी कैसे पीड़ित परिवार हो सकता है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, छोटा सा है कि जैसे 1 महीने से अधिक समय हो गया, न्याय अभी तक नहीं मिला और न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, तो अब क्या स्थिति है? जैसे मान लिया न्याय नहीं मिला तो परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा शुरुआती दौर से आज तक, जबकि 1 महीना हो गया है, हमें नहीं लगता कि प्रदेश विदेश कैसी कोई घटना होगी जो 1 महीने तक लगभग चर्चा का विषय बना होगा। जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं संघर्ष किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है और हर समाज के लोगों का भी पूरा सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है अगर उस बेटी को न्याय व इंसाफ नहीं मिलता, फिर भी हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग जहाँ महात्मा गांधी को मानते हैं तो हम लोग जो है भगत सिंह को भी मानने वाले लोग हैं। जहाँ जैसी जरूरत पड़ी वैसे उसी अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। तो हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, हमेशा संविधान के दायरे में रह करके हम लोग हमेशा काम करते हैं। हमें कानून पर पूरा भरोसा है, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। यहाँ तक कि जो है भाई पुलिस प्रशासन के लोगों ने जब पीड़ित परिवार के लोगों को जेल भेज दिया जाता है, उसके बाद यहाँ तक कि 25,000 रुपये का
इनाम घोषणा कर देते हैं, इनकाउंटर करने का आदेश कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे समाज के लोगों ने जो हाई कोर्ट में है जा करके अरेस्ट स्टे ले लेते हैं। अगर अरेस्ट स्टे नहीं लिया गया होता, हमें लगता है कि अब तक पुलिस प्रशासन के लोग जो है उस भूपनाथ पाल को एक अपराधी घोषित कर रहे हैं और पूरी मदद की जा रही है। अगर मान लीजिए इस सरकार में अगर इस हमारे समाज की बेटी को न्याय व इंसाफ नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि यह बहुत ही निंदनीय कार्य होगा। और उसके साथ साथ अगर न्याय व इंसाफ नहीं मिलेगा तो इस प्रदेश सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं और उसको यह बता देना चाहते हैं, क्योंकि यह पाल समाज पूरे प्रदेश में लगभग 2.5 से 3 करोड़ की संख्या में निवास करता है। 403 विधानसभा है। 403 विधानसभा ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहां 10-20 हज़ार से लेकर के 60-70 हज़ार तक हमारा समाज निवास न करता हो। हमारे अंदर हराने और जिताने की क्षमता है। जिसको चाह लेंगे उसको हरा देंगे, जिसको चाह लेंगे उसको जिताएं, जिसकी चाहेंगे उसकी सरकार बनाने का काम करेंगे। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, पाल समाज के लोग जिस तरफ मुड़े हमेशा उस पार्टी की सरकार बनी हुई है। तो इस सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर इस बेटी को न्याय व इंसाफ नहीं मिलेगा, आने वाले 2027 के चुनाव में पूरे प्रदेश का पाल समाज एकजुट एकजाई होकर के इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। ईंट के जवाब पत्थर से देने का काम करेगा, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और जब जिसके सहयोग में हम रहेंगे, जिसकी हम वोट देंगे, जिसकी सरकार बनाएंगे, पुनः इस मामले में जांच करा करके उस बेटी को न्याय व इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। चलिए, इस मुद्दे से हट करके एक छोटा सा आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर के एक मैं सवाल करना चाहूँगा कि आप पिछले 15 सालों से सामाजिक जीवन जी रहे हैं। आप आपकी योग्यता बीटेक है और पिछले 10 साल पहले आपने बीटेक का डिग्री धारी बीटेक का कोर्स कंप्लीट कर लिया था। चाहते तो आप नौकरी भी कर सकते थे, आपने नौकरी नहीं किया और पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित करने की आपने योजना बना रखी है। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि आप चूँकि समाज सेवा एक ऐसा रास्ता है जिसमें आदमी अपने आप को त्याग करता है, बलिदान करता है। तो कल ही जैसे आपकी मुलाकात चंद्रशेखर रावण जी से, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मुलाकात हुई है, आपका उन्होंने बहुत सम्मान किया और बाकायदा आपका क्योंकि कहीं काफ़ी चर्चा रही आपके विषय में। तो कहीं ना कहीं क्या नज़दीकियाँ आपको राजनीतिक नज़दीकियों से जोड़ा जाए या कि व्यक्तिगत नज़दीकियाँ ये? जी, आप व्यक्तिगत जीवन की बात अगर कर रहे हैं तो ज़रूर। वैसे मैंने कभी व्यक्तिगत जीवन के बारे में ना हमने कभी किसी को बताया, ना हमने कभी किसी की चर्चा किया। और आज हमें लगता है कि आप पहले ऐसे रिपोर्टर या पत्रकार कह लीजिए हैं जो आप हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे हम लगभग 30 साल के हो चुके हैं और हम समाज के लिए सन 2010 से मैं लगातार सक्रिय रूप से जो मैं काम कर रहा हूँ वो 2010 से मैं काम कर रहा हूँ। आज लगभग 2025 चल रहा, हमें लगता है 15 से 16 वर्ष हमें समाज में काम करते हुए हो गया। लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ। या पुरानी तमाम सारी ऐसी चीज़ें मैंने जो काम किया हुआ, आज भी हमारा फेसबुक अकाउंट जो है लगभग 2009 से चल रहा है, वही अकाउंट में चला रहा हूँ। उसी पर हमारे सारे जो भी मैंने कार्य में जो करता हूँ, समाज के लिए जो करता हूँ या देश के लिए जो भी काम करता हूँ, सब कुछ मैं अपडेट करता रहता हूँ। वहाँ तमाम सारी पोस्टें पुरानी हमारे मिल जाएगी। अब देखिए, यह सामाजिक जो प्रेरणा हमें मिली है या राजनीतिक जो प्रेरणा हमें मिली है, तो हमें कहीं न कहीं यह ज़रूर है कि कुछ न कुछ चीज़ें आदमी अपने परिवार से सीखता है या परिवार में जो कुछ लोग होते हैं उनसे कहीं की प्रेरणा मिलती है या सीख मिलती है। तो हमारे पिताजी जो है, मैं पिताजी को अपने मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे आज मैं जहाँ भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, तो इसमें हमारे पिताजी के साथ साथ हमारे चाचा जी जो परम पूजनीय हैं जो है, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान हमारे लिए रहा है। उन लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया, जहाँ जैसा स्थिति रही, परिस्थिति रही, हमेशा सहयोग किया। तो पिताजी हमारे जो है प्रधानाचार्य थे। प्रधानाचार्य होने के बावजूद भी लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते थे। जहाँ भी होता था समाज का हर प्रकार से सहयोग करना, समाज के दुखों में शामिल होना, समाज के लोगों को जागरूक करना, शिक्षा के प्रति लोगों को प्रेरित करना, या तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम पिताजी के माध्यम से हमारे प्रतापगढ़ जनपद के साथ साथ, चाहे वो जौनपुर हो, चाहे सुल्तानपुर, चाहे भदोही हो, या सटे हुए, चाहे प्रयागराज जनपद हो, यहाँ तक कि तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम पिताजी के माध्यम से होते थे। तो जब लोग हमारे घर पर दरवाजे पर बैठते थे, तमाम लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहता था। सामाजिक एक होने के नाते सामाजिक कार्य पिताजी करते थे। तो हम भी वहाँ जब जाते थे, तमाम सारी चीज़ें हमें सामाजिक बारे में, राजनीतिक बारे में सीखने को मिलता था। वहीं से हमारे अंदर एक उत्तेजना जगी, एक प्रेरणा आई कि पिताजी कार्य कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पिताजी कितना बड़ा नाम है, लोग उनको जानते, एक सम्मान करते हैं। हमें लगता है कि आज जब तक पिताजी हैं तब तक हम पिताजी के दम पर हैं, लेकिन आने वाले समय कहीं न कहीं पिताजी की जो एक विरासत है या पिताजी के जो एक कार्य कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी को घर में एक सदस्य को होना अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में हमें वहाँ से प्रेरणा मिली। हम भी जब छोटे छोटे थे, मुझे आज भी याद है कि जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, 9 में पढ़ता था, हम लोग ट्रैक्टर से मीटिंगों में जाया करते थे। जब पिताजी कार्यक्रम कराते थे तो हमारे यहाँ ट्रैक्टर था,
और ट्रैक्टर वो सन 96-97 महिंद्रा था हमारे यहाँ। तो हम लोग वो ट्रैक्टर टालियों पर बैठ कर कार्यक्रम में जाया करते थे। जाते थे तो वहाँ तमाम सारे नेतागण लोग आते, उनको सुनते थे। एक मन में जिज्ञासा होती थी, क्या कभी हम मंच पे बैठेंगे, या क्या कभी हमें भी बोलने को इस तरीके से मौका मिलेगा, या क्या कभी हम भी इस तरीके से बोल पाएंगे, अपने पिताजी जैसा बन पाएंगे। वहाँ से प्रेरणा लेकर के और लगातार आज हमें लगता है कि जो हमने सपना देखा हुआ था आज उस हमें लगता है सफल भी होता दिख रहा है। और लगभग लगभग लगातार आज भी संघर्ष जारी है और अत्याचार अन्याय के खिलाफ आज तुम संगठन भी बना करके लगातार, यहाँ तक कि आपका संगठन जो है प्रदेश के 18 राज्यों में काम कर रहा है। कई सारे प्रदेशों के साथ साथ हमने यहाँ तक कि लगभग 7-8 प्रदेशों में बड़े बड़े प्रदेश स्तरीय भी कार्यक्रम कराए हों, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, या फिर चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आपका हरियाणा हो। कई सारे प्रदेशों में संगठन के माध्यम से कार्य किया जो है, और काम भी हमने किया संगठन के माध्यम से। और जहाँ तक की है संघर्ष और उसके बाद एक साहस की बात आती है, तो ये कहीं न कहीं यह भी हमें एक अपने या विरासत में कह लिया या पिताजी की प्रेरणा से मिला हुआ है। और टीम बना करके लगातार बात करता हूँ जरा सा कि राजनीतिक जैसे अभी आप सामाजिक जीवन जी रहे हैं, राजनीतिक जीवन के लिए क्या आपका विचार है? अब देखिए, राजनीतिक जीवन के लिए कहीं न कहीं जो भी आदमी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, तो हर आदमी चाहता है कि राजनीति में भागीदारी ले। और आज के समय में युवाओं का राजनीति में पदार्पण होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब राजनीति में पढ़े लिखे लोग जाएंगे, भागीदारी जब तक नहीं होगी, जब पढ़े लिखे लोग जाएंगे तो सही गलत का फैसला लेंगे। वरना अगर अनपढ़ लोग जाएंगे तो कौन सी न्याय की बात करेंगे, या कौन से हक अधिकार की बात करेंगे, या कौन से लोगों के इंसाफ दिलाने की बात करेंगे। हमें लगता है कि आज के जो परिवेश है, जो आज एक समय की मांग है, क्योंकि चाहे विधानसभा की बात के लिए जाए, चाहे लोकसभा की बात के लिए जाए, चाहे राज्यसभा सांसद की बात के लिए, चाहे विधान परिषद की बात के लिए जाए, हमें लगता है आज युवाओं की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि एक युवा किसी भी देश व प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हर कोई कहता है कि कहीं न कहीं युवाओं की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, और समाज व देश का जो भविष्य युवा होता है। तो हमें लगता है कि युवाओं को आगे आ करके राजनीति में भागीदारी लेनी चाहिए, और उनको जो है नेतृत्व करना चाहिए। इस पूरे प्रदेश ने बल्कि पूरे देश का नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि समाज व देश की बागडोर जब तक युवाओं के हाथों में नहीं आएगी, युवाओं के कंधों पर नहीं आएगी, तब तक पूरे समाज और पूरे देश का विकास नहीं हो सकता है। जो हम विश्वगुरु का सपना देख रहे हैं, विश्वगुरु का लोग हम नारा देते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ एक कोरी कल्पना है। जब तक युवाओं के कंधों पर यह बोझ नहीं आएगा, युवाओं के हाथों में जब तक देश व प्रदेश का नेतृत्व नहीं आएगा, तब तक हमें नहीं लगता है कि आपका भारत देश कभी विश्वगुरु बन पाएगा। क्योंकि इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी ने दिया है, हमें लगता है कि जो 17 साल के थे, 16 साल के थे, 18 साल के थे, बहुत कम उम्र थे, ऐसे लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाई और क्रांति पैदा किया, तब इस देश को आज़ादी मिल पाई। मैं आपके राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहा हूँ कि आप क्या आगे जीवन के लिए क्या विचार? जरूर कुछ न कुछ इस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं, और अभी ऐसा कोई निर्णय हम नहीं ले पाए, क्योंकि अभी तक मैं सामाजिक जीवन जी रहा था। एक संगठन के तौर पर मैं कार्य कर रहा हूँ। जो थोड़ा सा रुकूंगा, क्योंकि आपने भी बात मुझे रखी है, आज़ाद समाज पार्टी से आपकी नज़दीकियाँ कुछ बढ़ रही हैं। अब नज़दीक लेकर के क्या मैं अच्छे संकेत? अब देखिए, वैसे व्यक्तिगत संबंध हमारा जो है लगभग जिससे हम परिचित हैं या जिससे हमारा है, सबसे हमारा व्यक्तिगत संबंध है। चाहे वो समाज के कोई भी नेता हो, चाहे समाज के नेता हो, चाहे बसपा में हो, चाहे सपा में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, सबसे हमारा अच्छे व्यक्तिगत संबंध है, और सबका मैं सम्मान करता हूँ। और समाज के जो भी बड़ा नेता है, हर कोई व्यक्ति सम्मान करता है। और उसके बावजूद भी अगर आज़ाद समाज पार्टी की बात करते हैं, आज हमें लगता है पूरे देश में करोड़ों युवाओं की धड़कन है, और लगातार वो संघर्ष कर्म के संघर्षों को पूरा देश प्रदेश देखा हुआ है, जान भी रहा है, उसे वो किसी से छिपा नहीं है। वह जिस प्रकार से संघर्ष कर, हमें लगता है कि आने वाला भविष्य उनका अवश्य है, और वह लगातार कौशाम्बी घटना में आवाज़ उठा रहे हैं। और नज़दीकियाँ होने का मतलब यह है कि अब चंद्रशेखर रावण जी हमारी उनकी 2-3 बार मुलाकातें हुई, और उनको मैं मुलाकात होने के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर भी मान लिया हमारा परिचय है ये। और कल हमें लगता है कि तमाम लोगों ने, चाहे वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी चल रहा है जिसमें वो मेरा नाम लेकर के व्यक्तिगत हमें बुलाते भी हैं, और उसके बाद यहाँ तक कई बार जब साथ में रहते, कई बार नाम लेकर के हमको अपने साथ में बुलाए हुए हैं। या कहीं न कहीं ज़रूर एक नज़दीकियाँ हैं, एक अच्छे संबंध भी हैं हमारे जो है। अब तो ये मान चलिए कि कल आने के बाद और अच्छे संबंध हमारे हो गए हैं, व्यक्तिगत भी अब मान लीजिए हो गया है। अब आगे राजनीति की बात अगर करेंगे तो ज़रूर कहीं न कहीं हम भी प्रयास कर रहे हैं भाई, क्योंकि अब राजनीति करना है, भविष्य में चुनाव भी लड़ना है, क्योंकि समाज जब चाह रहा है, कितना लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, जब तक आप राजनीति में पदार्पण नहीं करेंगे तब तक इस समाज के उद्धार और कल्याण नहीं होने वाला। और यह समाज यह भी करा है कि आप जैसे युवाओं को नितांत आवश्यकता है कि आप राजनीति में आइए, किसी भी पार्टी चुनाव लड़िए, समाज आपका साथ हर तरीके से तन से मन से देने का काम करेगा, और आपको विधानसभा में भेजने का काम करेगा। तो कोशिश कर रहे हैं, कब देखते हैं कहाँ से टाइअप होता है, कहाँ कैसा। मैं अब कम समय लूँगा कि अब मेरे इस खबर इंडिया चैनल के माध्यम से आप अपने शुभचिंतकों, अपने फॉलोअर्स को और मेरे खबर इंडिया चैनल्स को क्या अपील करना चाहेंगे?
कम समय में अपनी बात को जरा सा रखते हुए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार पुनः आपको मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ इस खबर इंडिया लाइव चैनल को। जो है आपने एक अच्छी शुरुआत की है जो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बिल्कुल। और इस आपके चैनल के माध्यम से समाज के तमाम सारे लोगों को मैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर बात जाती है तो कम ही लोगों तक नहीं, पूरा असीमित हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाता है, सारे लोगों तक, जो भी समाज के लोग हमें देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। क्योंकि आज आप लोग देख रहे हैं जो एक पत्रकार होते हैं, जो एक रिपोर्टर हो, देश के चौथा लोक स्तंभ कहे जाते हैं। अगर हमें लगता है कि अगर ये सच की आवाज़ को न बने तो हमें लगता है कि तमाम सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको दबा दिया जाता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों से यह कहना चाहता हूं, आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आपको आगे बढ़ाएं, आपका हर तरीके से सहयोग करें ताकि आप भी आने वाले समय में एक बहुत बड़े रिपोर्टर बनकर के आगे जाएं। हम उज्जवल भविष्य की आपकी कामना करते हैं। और मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग खबर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आगे बढ़ाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप श्री धामोपाल जी। और मैं भी आपके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त करें। मैं और मेरा चैनल आपके लिए हमेशा उत्तरदायी और हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।